सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉसिंग ओवर तक देखा था हमारा चैप्टर एंड अभी हम इस कंसेप्ट के साथ इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए और अपने टेक्स्ट बुक्स, आपकी नोटबुक्स, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं उसे कंटिन्यू आप नोट डाउन कीजिए। अगर आप बुक में सही डायरेक्ट पढ़ते तो वहाँ कुछ अंडरलाइन वगैरह फिर स्टिकर्स वगैरह लगाइए ताकि जब आपको रिवाइज करने का टाइम आए तब काफ़ी इजी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के साथ। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है क्रॉसिंग ओवर। तो आइए देखते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर, अभी क्रॉसिंग ओवर वर्ड जो है ये हमें बार बार आने ही वाला है नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं। सो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? सो क्रॉसिंग ओवर एक जनरल जिसको आप कह सकते हैं कि एक मिक्सिंग अप होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ मिक्स हो जाता है उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सो एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसे देखते हैं जेनेटिक्स की लैंग्वेज में। सो देखिए क्रॉसिंग ओवर में अभी पहले आप एक डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का जो अपने आप के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं, वी कैन कॉल इट एज सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अभी इस रेड वाले को अगर आपने कंसीडर किया है देन इस रेड वाले क्रोमोसोम में ये जो नीचे दो स्ट्रैंड है इसे आप सिस्टर क्रोमैटिड्स कह सकते हैं, ओके, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड अगर ये इस वाले का एक और इस वाले का एक नीचे का पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को आप सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कह सकते। सो सिस्टर क्रोमैटिड हम किसे कहेंगे? सो वी कैन कॉल सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये जो दोनों भी हैं रेड वाले इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के ये दोनों स्ट्रैंड है, दैट्स वाई ये सिस्टर क्रोमैटिड है। वही अगर आप इन दोनों की बात करें, ठीक है, एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला है, सो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अगर ये रेड है देन वी कैन कॉल इट एज सिस्टर क्रोमैटिड एंड एक ब्लू वाला है एक रेड वाला है, मतलब दोनों भी स्ट्रैंड अलग अलग क्रोमोसोम से है, सो उसे हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अभी देखिए क्या होने वाला है जब भी क्रॉसिंग होने वाली है। सो एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमने क्या देखा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के लिए, आगे की जनरेशन में जाते हैं। सो एट दैट टाइम कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो साथ साथ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्सअप होकर जाते हैं, फिर कुछ क्रोमोसोम अपने आप की आइडेंटिटी या फिर अपना जो भी उनका ट्रेट होता है उसे इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं, कुछ होते हैं कि जो मिक्स करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, सो क्रॉसिंग ओवर में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो दो क्रोमोसोम है इनका रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यानी ये दोनों के क्रोमैटिड अलग अलग दो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है उन्हें कहेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो द क्रॉसिंग ओवर इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक न्यू कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, एक न्यू कॉम्बिनेशन रेडी होने वाला है। अभी देखिए क्रॉसिंग ओवर में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक न्यू कॉम्बिनेशन। सो व्हेनेवर देयर इज क्रॉसिंग ओवर, सो क्रॉसिंग ओवर से हमें क्या मिलता है, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है हमें क्रॉसिंग ओवर से। अभी देखिए क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये है कंडीशन क्रॉसिंग ओवर की। देखिए क्रॉस ओवर हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इन दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्रॉस ओवर हो रहे हैं, क्रॉस ओवर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रहे हैं वो, ठीक है, वो क्रॉस हो रहे हैं, समझ रहे हैं आपको। सो ये है क्रॉस ओवर। अभी इसका क्रॉस ओवर का जो रिजल्ट बनता है, ये रिजल्ट काफी रिस्पॉन्सिबल होता है टू गेट समथिंग न्यू, ठीक है। जो कुछ भी न्यू कॉम्बिनेशन होने वाला है उसके लिए काफी ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस ओवर होना, ठीक है। जब भी कोई क्रॉस ओवर होता है उसका आउटपुट जो मिलेगा हमें वो क्या होता है, एक न्यू कॉम्बिनेशन होता है। सो देखिए यहाँ पे रेड एंड ब्लू कलर को यूज करके दिखाया गया है। अभी यहाँ पे जब इनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है सो जो रिजल्ट आने वाला है
ये वाला पार्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इनका पार्ट, ठीक है, एक एक पार्ट जो है उनका वो एक्सचेंज हो रहा है, रेड वाले का ब्लू को चला गया, ब्लू वाले का रेड को चला गया। सो ये जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिला है ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। सो दैट्स वाई इट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। एंड अभी देखिए क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में कहाँ होता है ये होता है हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। इट ऑलवेज हैपन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कहाँ होने वाला है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ही होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है टू गेट समथिंग न्यू, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन बनने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर इज़ वेरी गुड, या फिर ये काफ़ी रिक्वायर्ड होता है अगर आपको कोई न्यू कॉम्बिनेशन चाहिए तो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, देखो कि ये जो कुछ भी प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर की, ये सिर्फ कहाँ होने वाली है हमारी, ये सिर्फ होने वाली है हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम में। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कहाँ होने वाली है, कौन से, क्रोमैटिड्स में। सो ये होने वाली है हमारी नॉन सिस्टर, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ही ये क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। आई होप इसके बारे में सबको समझ में आए, काफ़ी छोटी सी कंसेप्ट थी, इजी थी। सो अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस हमने देख लिया, अभी उसमें एक टाइप होता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अभी ऑटोसोमल क्या है, अभी देखिए हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास होते हैं 23 पेयर, ओके, पेयर में होता है, यानी दो दो कपल्स होते हैं, कितने, 23। इसका मतलब क्रोमोसोम कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, दैट इज 46। सो हमारे पास है टोटल 46 क्रोमोसोम, और अगर पेयर में हमने बात की, सो पेयर में कितना होता है, ये होता है 23 पेयर्स। अभी देखिए हमारे जितने भी सोमैटिक सेल यानी हमारी बॉडी जिन सेल से बनी होती है, वो सभी सेल में जो अभी हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, पेयर यानी 2, ओके, पेयर का मतलब क्या होता है, 2। सो दैट्स वाई हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द 2n। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2n, बिकॉज ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है। अभी देखिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास है, और जब भी वो डिवाइड होते हैं, सो उनको डिवाइड करते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो फंक्शन के अकॉर्डिंग जब उन्हें डिवाइड किया गया, सो वहाँ पे होगा एक ऑटोसोमल और एक हो गया है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम, इसमें इस 2 काइंड में अपने जितने भी क्रोमोसोम है हमारे ह्यूमन बींग्स में, उसको डिवाइड किया गया है। अभी देखिए ऑटोसोमल यानी क्या, अदर देन सेक्स, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उनका फंक्शन क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन करना, मेल है या फीमेल है, इसे डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, ये करता है सेक्स क्रोमोसोम। एंड इसके अदर जितने भी फंक्शंस है, जितना भी ट्रेट है, इन सभी को डिटरमाइन करने का काम जो भी क्रोमोसोम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, वी विल कॉल इट एज ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम। और एक बात, अभी मुझे एक बात बताओ कि सेक्स क्रोमोसोम को और दूसरा क्या सिनोनिम है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देती हूँ कि ऑटोसोम के जैसा ही एक वर्ड है, मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। अभी देखिए हमारे पास जितने भी 23 पेयर्स है, उसे हमने डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एज, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑटोसोम है, और एक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, या ओके मैं वो वर्ड नहीं बताने वाली आपको, चलो ठीक है। अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व टू डिटरमाइन सेक्स। अभी जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करने वाले क्रोमोसोम होते हैं, ये सिर्फ एक ही पेयर है। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, इसमें कितने क्रोमोसोम होने वाले हैं, यस 1 पेयर। पेयर का मतलब होती है जोड़ी या फिर कपल, जिसमें होते हैं 2। सो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 1 कपल ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिटरमाइन द सेक्स, मतलब आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा, इसे डिटरमाइन करने का काम सिर्फ एक ही पेयर करती है क्रोमोसोम की, और उसे ही हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अभी देखिए आगे, और अभी देखिए हमारे पास टोटल थे 23 पेयर्स, उसमें से एक पेयर तो चला गया, एक पेयर कौन सा हमारा, सेक्स क्रोमोसोम। अभी कितने बचे हैं, 23 में से अगर 1 चला गया देन रिमेनिंग इज 22, ठीक है। 23 में से 1 चला गया देन 22 बचा। अभी वो 22 कौन है देखिए, सो जो 23 पेयर्स हमारे पास रिमेनिंग है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम्स, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, ऑटोसोम्स। एंड नाउ अभी देखिए ऑटोसोम का काम क्या है, ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस करता है अदर देन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स।
सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब परफॉर्म कौन करते हैं? ये जो बचे हुए हैं ना 22 पेयर्स, ठीक है, जो भी ये 22 लोग बचे हुए, सॉरी 22 कपल्स या फिर पेयर्स बचे हुए, ये सब एक साथ मिलके काम करेंगे अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के जितना भी कुछ बचता है वैरायटी ऑफ वर्क, ये सब यही पेयर करने वाले हैं। कितने पेयर्स है ये? 22 पेयर्स। अभी देखिए ये जो ट्रेट है इन सभी को, दिस ट्रेट्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम लिंक ट्रेट। जो ट्रेट ऑटोसोम करने वाले हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑटोसोम लिंक ट्रेट्स, ठीक है। द ट्रेट्स या फिर जो ट्रेट को हमारे ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं उन सभी ट्रेट को हम क्या कहेंगे? द ट्रेट्स आर द ऑटोसोम लिंक ट्रेट, ओके, ऑटोसोम से लिंक्ड ट्रेट। नाउ जो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, इट इज ड्यू टू द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी देखिए बॉडी में हमारे जब कोई ऑफस्प्रिंग या फिर कोई ऑफस्प्रिंग जब रेडी होने वाला है तब सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? ऑब्वियसली हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम है वही करेंगे, जो कि सिर्फ एक पेयर होता है। बट जो भी दूसरे ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट होते हैं आने वाली जनरेशन में, सो इन सभी ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑटोसोमल ट्रेट, ठीक है। जो ऑटोसोमल हमारे क्रोमोसोम हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। जो भी हमारे ट्रेट्स या फिर अदर देन सेक्स जो भी एक्सप्रेस होने वाला है आने वाली जनरेशन में, पेरेंट्स का आने वाली जनरेशन में जो भी दूसरे कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाले हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑब्वियसली ऑटोसोमल कैरेक्टर्स या फिर ऑटोसोमल जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा जितना भी कुछ काम बचता है ये सब यही करते हैं। एंड दैट्स वाई जितने भी हमारे ट्रेट हम में आते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जो पेरेंट्स में थे और जो हम में भी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये जो हमारे ऑटोसोमल ट्रेट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने होते हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स? यस, इट इज पेयर्स। पेयर में कितने होते हैं? यस, 22 पेयर्स में होते हैं। और अगर इसको काउंट किया जाए इंडिपेंडेंटली, देन यहाँ पे क्या करना है आपको? 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 44। सो 44 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए कुछ हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी अभी हमने क्या देखा था इनिशियली कि जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करने वाले F1 जनरेशन में वो सब हमारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। बट हर बात में कोई ना कोई अपवाद या फिर एक्सेप्शन होता ही है। सो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो ट्रेट एक्सप्रेस कर रहे हो वो हमेशा किसी डोमिनेंट का ही हो। ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेट रेसेसिव होने के बाद भी अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है। सो कुछ ट्रेट कैरी होते हैं बाय द डोमिनेंट एंड कुछ ट्रेट कैरी होते हैं बाय द रेसेसिव ट्रेट। सो देखिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास इसी तरह के। अभी देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑटोसोमल। अभी ये सब हम कुछ जो देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं अबाउट ऑटोसोमल ट्रेट्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के क्रोमोसोम को छोड़कर जितने हमारे पास 22 पेयर्स बचे हैं, ठीक है। सो उनसे जो ट्रेट्स आगे फॉरवर्ड होने वाले हैं उन सभी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी देखिए उसमें जो फर्स्ट है हमारा है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल में आता है, ऑटोसोमल मीन्स अदर देन सेक्स, ठीक है। जितने भी सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बचे हैं वो सब हमारे आगे ऑटोसोमल में। सो ऑटोसोमल में बट डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सो डोमिनेंट में एक एग्जाम्पल है विडोज पीक का है और एक है हंटिंगटन्स डिसीज का, ठीक है। अभी देखिए विडोज पीक यानी क्या होता है? ये जो हेयर लाइन है इसमें एक प्रॉपर वी शेप बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो हेयर लाइन होती है यहाँ पे एक प्रॉपर वी शेप है। सो इस काइंड के हेयर लाइन को कहा जाता है विडोज पीक, ठीक है। और विडोज पीक वहीं पे एक्सप्रेस होता है जहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है। विडोज पीक के लिए जो भी ट्रेट होते हैं डोमिनेंट, अगर वो आगे चले गए, आगे फॉरवर्ड होते हैं, देन वहाँ पे विडोज पीक एक्सप्रेस होने वाला है। विडोज पीक यानी क्या होता है? यहाँ माथे पर की जो हेयर लाइन है हमारी ये इस तरह सीधी ना होकर ये ऐसी क्रॉस होती है इस तरह से वी, ठीक है। एक शार्प पीक होता है वहाँ, इसे क्या कहते हैं? विडोज पीक। देखिए यहाँ पे पीक दिखा हुआ है,
पिक का क्या मतलब होता है, एक ऐसा कोना जैसा निकला होता है। सो अगर ऐसी कंडीशन है, सो उसको क्या कहते हैं, विडोज पिक। और विडोज पिक क्या है, ये एक ट्रेट है जो डोमिनेंट है, ठीक है, एक डोमिनेंट ट्रेट है एंड ऑल्सो इट इज अ ऑटोजोमल ट्रेट। ये ऑटोजोमल ट्रेट ही है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्रोमोसोम से होता है क्या, ये नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑटोजोमल ट्रेट। अभी देखिए एक हंटिंगटन्स डिसीज नाम का भी एक डिसीज होता है जिसमें बॉडी वगैरह कुछ प्रॉपरली वर्क नहीं करती। सो इसके लिए भी जो क्रोमोसोम होता है, अगर डोमिनेटिंग क्रोमोसोम फॉरवर्ड होता है सो ये डिसीज अपीयर होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, वो थे डोमिनेटिंग एंड अभी देख रहे हैं हम ये है रेसेसिव। अभी रेसेसिव ट्रेट और वो भी कौन से वाले, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल यानी अदर देन सेक्स, ठीक है। ऑटोसोमल के जो रेसेसिव ट्रेट्स है वो कौन कौन से, देखिए एक है PKU। PKU का क्या मतलब होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। PKU का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे फिनाइल कीटोन एंड यूरिया, इट मीन्स PKU, ठीक है, PKU फिनाइल कीटोन यूरिया। यह है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम इसको कैरी करने वाले हैं बट ये रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, ये है रेसेसिव ट्रेट। एक और है इसके अंदर, देखिए वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है। सो फिनाइल कीटोन यूरिया एक जनरली एक जेनेटिक डिसीज ही ऑब्वियसली, एंड इस डिसीज में क्या होता है, बॉडी में से फिनाइल जो होता है, फिनाइल कीटोन, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, देन उसको टायरोसिन में कन्वर्जन होना चाहिए होता है, सो कन्वर्जन नहीं होता, एंड देन ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी में एज इट इज स्टोर होके रहता है। सो फिर स्टोर होने के बाद ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इट में डिपॉजिट इन द CSF, मतलब जो ब्रेन में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे होता है, और दैट्स वाई ये मेंटल एंड फिजिकल दोनों भी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एंड प्लस जो भी पेशेंट होता है उस पेशेंट के यूरिन में, ठीक है, यहाँ लास्ट में देखिए यूरिया वर्ड है। सो जहाँ जहाँ यूरिया आता है इसका मीनिंग होता है एक तो रीनल सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, या फिर किसी किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर सपोज यूरिन वगैरह, ठीक है। सो इन सभी कंडीशन के साथ वो रिलेटेड होता है। सो अभी इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट का यूरिन होता है उसके यूरिन में फिनाइल कीटोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस डिसीज को नाम दिया गया है PKU, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया, बिकॉज फिनाइल एंड कीटोन ये उसके यूरिन में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो रेसेसिव ट्रेट का डिसीज है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा डिसीज होता है जहाँ पे सिस्ट यानी क्या होता है, अनवांटेड जो सेल्स होते हैं अनवांटेड ग्रो होकर कुछ ट्यूमर की जैसा बनाते हैं, वहाँ पे सिस्ट रेडी होती है, और ये सिस्ट हो सकती है मे बी इन योर लंग्स और इन द ओवरीज। सो ये भी एक जेनेटिक डिसीज है। उसके बाद में एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमने देखा था एक एग्जाम्पल में, कौन से डिसीज के या फिर कौन से कैटेगरी के एग्जाम्पल में हमने ये डिसीज देखा था उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया में हमारे RBCs यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है, इस तरह से बन जाता है, और दैट्स वाई जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है RBC के थ्रू परफॉर्म होने वाली वो नहीं हो पाती। सो ये है तीनों डिसीजेस जो रेसेसिव ट्रेट के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम डिटेल में देखेंगे विडोज पिक। अभी विडोज पिक जो है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से ही ये डिसीज डिटरमाइन होता है, यानी अगर डोमिनेंट जीन आगे जा रहा है तभी ये डिसीज अपीयर होगा। सॉरी, डिसीज मीन्स ये कंडीशन है, इट इज नॉट अ डिसीज। अभी देखिए विडोज पिक जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट में आता है। अभी देखिए इसके लिए जो ये है इसका जीनोटाइप, ठीक है, या फिर कैपिटल W एंड स्मॉल w। मतलब अगर वो होमोजाइगस है, मतलब इसमें अगर दोनों भी कैपिटल W है या फिर कंप्लीटली डोमिनेंट है, प्योर है, तब भी यहाँ पे विडोज पिक की कंडीशन दिखाई देगी। या फिर उसमें एक रेसेसिव है और एक डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे मेंडल के इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा था। सो उस कंडीशन में भी जो आने वाला जनरेशन रहने वाली है, जो आने वाली, उसको विडोज पिक वाला सिम्टम दिखेगा,
ठीक है, ये है विडोस्पीक और देखिए ये है नॉर्मल। अगर रेसेसिव ट्रेट आगे जाता है, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट अगर आगे बढ़ता है सो वहाँ पे विडोस्पीक नहीं दिखाई देगा। ओके, इफ देयर इज रेसेसिव ट्रेट, अगर वहाँ रेसेसिव ट्रेट जा रहा है तो वहाँ पे विडोस्पीक दिखेगा नो। एंड इफ अगर डोमिनेंट ट्रेट है देन वहाँ पे आपको विडोस्पीक दिखने वाला है। ठीक है, सो अगर होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस भी है बट वहाँ पे एक कैपिटल W प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या होने वाला है, वहाँ पे सिम्टम दिखेगा आपको विडोस्पीक यानी इस काइंड के या फिर V शेप के हेयर लाइन का। सो ये था हमारा विडोस्पीक। सो अभी देखिए PKU जो हमने देखा था दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये क्या होता है, अभी देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया ये आता है हमारा रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स के कारण। ठीक है, ये क्यों होने वाला है डिसीज, ये डिसीज होता है हमारे रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स के कारण। रेसेसिव है, याद रखिए। ठीक है, PKU ये रेसेसिव के कारण होने वाला डिसीज है। PKU इज बिकॉज ऑफ रेसेसिव। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमिनेंट के कारण कौन सा होने वाला है और रेसेसिव के कारण कौन सा होने वाला है। सो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिए। ओके, सो PKU किसकी वजह से होने वाला है, इट विल बी हैपन ड्यू टू रेसेसिव ऑटोसोमल जीन। रेसेसिव ऑटोसोमल जीन। अभी देखिए when recessive gene are present in the homozygous condition then phenylamine, अभी देखिए फिनेलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, फिनाइलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कन्वर्ट व्हाट, फिनाइल एलानिन टू द टायरोसिन। ठीक है, अभी जो हमारा एक एंजाइम है फिनेलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अभी देखिए एक बात आपको याद रखनी है, अगर वर्ड के लास्ट में A या C है सो वो क्या होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम क्या करते हैं, ये केमिकल होता है जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो ये एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, फिनेलालाइन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसको आप अच्छे से ट्रिक से याद करो, क्या है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। सो ये एक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो फिनेलानाइन होता है उसे कन्वर्ट करता है ये टायरोसिन में। ठीक है, फिनेलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अभी देखिए ये जो कंडीशन है PKU, ठीक है, PKU कंडीशन, इसमें क्या होने वाला है, हमारा जो फिनाइल कीटोन यूरिया प्रोड्यूस होने वाला है वो क्यों होता है, देखिए। सो जब कोई रेसेसिव जीन आता है PKU का, सो वो एक तो प्रेजेंट होगा हमारे होमोजाइगस कंडीशन में ही, एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, ये जो एंजाइम है हमारा फिनेलालानाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन ब्लॉक कर दिया जाता है। कब होने वाली ये कंडीशन, देखो ये एक रेसेसिव ऑटोसोमल जीन का डिसीज है, एंड अगर दोनों भी जीन्स जो है आने वाले वो रेसेसिव रहते हैं, ठीक है, दोनों भी जीन अगर रेसेसिव रहते हैं देन वहाँ पे ये कंडीशन होने वाली है। अभी देखिए जब फिनेलानाइन एंड इट्स डेरिवेटिव ये क्या होते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड में। क्यों हो रहे हैं अक्यूमुलेट ब्लड में, क्योंकि हमारे पास इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम टायरोसिन में, सो टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए हमारे पास, वो एंजाइम, ठीक है, वो एंजाइम इस कंडीशन में ब्लॉक हो जाता है, प्रोड्यूस ही नहीं होता। फिर अब ऐसे कंडीशन में हमारा जो फिनेलालानाइन है वो कैसे कन्वर्ट होगा भाई टायरोसिन में, नहीं हो पा रहा, एंड दैट्स वाई फिर वो इधर उधर डिपॉजिट होता है। अभी वो तो है भाई बॉडी में, कहाँ जाएगा बेचारा। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सो जो कुछ भी इसका अमाउंट होता है वो इधर उधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो इधर उधर कहाँ होता है, CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे ब्रेन का जो फ्लूइड होता है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगता है। एंड देन अभी देखिए ब्लड में भी डिपॉजिट होता है, CSF में भी डिपॉजिट होता है। दैट्स वाई अब जब इस CSF में डिपॉजिट हो रहा है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस हमारे ब्रेन में जाके प्रेजेंट है, वहाँ जाके रुक जा रही है,
सो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो प्रोड्यूस करने ही वाला है। सो दैट्स वाई जब ये CSF में जाके अक्यूमुलेट होता है, डिपॉजिट होता है, सो ये अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे मेंटल ग्रोथ पे। ठीक है, मेंटल ग्रोथ रिटार्ड कर देता है या फिर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है जहाँ पे हम उस सामने वाले इंसान को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल नहीं कह सकते मेंटली। ठीक है, सो कुछ ना कुछ अब नॉर्मल मेंटल सिचुएशंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। अभी देखिए, अगर एक्सेस फिनेलानाइन, ये क्या होता है, अभी फिनेलानाइन हमारे बॉडी में काफ़ी प्रेजेंट है। क्यों है? क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पे एक रेसेसिव जीन आ गया है जिसने इस एंजाइम के प्रोडक्शन को ही ब्लॉक कर दिया है। सो अब ये बेचारा फिनेलानाइन कब तक अपने बॉडी में रुका रहेगा भाई? हम कहीं एक जगह पे ज़्यादा देर रुक पाते हैं क्या? नहीं रुक पाते। सो सेम फिनेलानाइन भी क्या करता है, अपनी बॉडी में रुक रुक के तो बोर हो गया, अभी उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही है भाई, कितने टाइम रुकेगा। सो कहीं ना कहीं जाने के लिए वो यूज़ करता है हमारे किडनीज को, एंड किडनी के थ्रू वहाँ पे वो फिल्टर होके यूरिन में आता है और यूरिन से हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। अभी इस कंडीशन में देखिए क्या है, ये जो भी हमारा फिनाइल एलानाइन, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में तो होता नहीं है, मतलब यूरिन में तो नहीं प्रेजेंट होता। बट अगर पेशेंट में ये वाली कंडीशन है PKU की, सो उस पेशेंट का जो यूरिन होगा, उसके यूरिन के सैंपल में फिनाइल एलानाइन क्या होता है, प्रेजेंट पाया जाता है, वो भी एक्सेस अमाउंट में, एंड हेंस दिस डिसीज इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आप डिफरेंट डिवाइड कर लो। ठीक है, फिनाइल कीटोन एंड यूरिया। अभी देखिए, यूरिया ये आता है यूरिन में। अभी यूरिन क्या है ये मुझे बताने की आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। सो जब भी हमारे किडनी से कुछ फिल्टर आउट होता है, सो वहाँ पे यूरिन बनता है जिसे हम सुसु कहते हैं। सो उस कंडीशन में देखिए, अगर PKU है किसी पेशेंट में, सो वहाँ पे क्या होने वाला है, यूरिन के सैंपल में फिनाइल कीटोन यूरिया प्रेजेंट होता है या फिर एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, PKU। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार देख लेते हैं। देखिए, PKU इसका मतलब होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, एंड ये क्यों होता है, ये होता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ रेसेसिव ऑटोसोमल जीन। ठीक है, रेसेसिव ऑटोसोमल जीन के कारण होने वाला ये एक डिसीज है जिसमें क्या होता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाई फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता। अभी क्या बचा, फिनाइल एलानिन। अभी ये भाई जाएगा कहाँ? सो ये इधर उधर बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है वो देखिए। सो ये डिपॉजिट होता है हमारे CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अभी वहाँ पे भी होता है और कुछ उसका अमाउंट अपने ब्लड में भी हो जाता है कलेक्ट। अभी यहाँ पे आ जाने के बाद अगर कोई भी चीज़ ब्लड में आ रही है, सो वो फिल्टर होती है किडनीज के थ्रू। सो दैट्स वाई जैसे जैसे ब्लड हमारा फिल्टर होता है किडनी से, वैसे वैसे वहाँ से फिनाइल एलानाइन का जो अमाउंट है किडनी के थ्रू फिल्टर होता है और वो यूरिन में आके रुक जाता है, और यूरिन से ये सैंपल हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड दैट्स वाई अगर कोई पेशेंट को PKU का कंडीशन है, सो उसके यूरिन सैंपल में हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, वी गेट फिनाइल कीटोन। ठीक है, या फिर फिनेल एलानाइन हमें उसके यूरिन में एक्सेस अमाउंट में मिलता है, और ये एक मेजर सिम्टम होता है PKU कंडीशन का। ठीक है, काफ़ी इजी सा टॉपिक है ये, इसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लो। अभी चलते हैं आगे। अभी देखो इनहेरिटेंस, हमने इनहेरिटेंस क्या देखा था, इनहेरिटेंस का मीनिंग हमने देखा था कि अगर कोई पिछला जनरेशन वाला कैरेक्टर या फिर ट्रेट आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो रहा है, उससे कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, अभी इनहेरिटेंस भी डिफरेंट काइंड का होता है। अभी उसमें से एक देखने वाले हैं हम, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अभी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है? सो देखिए, जीन्स द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक जीन्स। ठीक है, अभी देखिए नॉन होमोलोगस रीजन हमने देखा था सेक्स क्रोमोसोम का। मैं एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। सो हमने देखे थे X एंड Y,
दिख रहा है आपको? यस। सो देखिए हमारे सेक्स जीन्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम। अभी देखिए ये वाला जो है ये है एक्स और जो छोटा है वो है वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। अभी देखिए हमें क्या चाहिए, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस, अभी जो दोनों का ये नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं होमोलोगस, एंड नॉन होमोलोगस रीजन यानी इसका ये ऊपर वाला पार्ट और इसका भी ये ऊपर वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, नॉन होमोलोगस। ठीक है, नॉन होमोलोगस रीजन इसको कहा जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट है जो सेम नहीं है। अभी देखिए ये जो नॉन होमोलोगस रीजन होते हैं यहाँ पे कुछ जीन्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो जीन लोकेटेड होते हैं उन्हें कहा जाता है, वी कैन कॉल इट एज सेक्स लिंक जीन्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक जीन। कौन से जीन्स को हम सेक्स लिंक जीन कहने वाले हैं, ये हमारा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। अभी देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला दोनों भी पार्ट है ये एक सिमिलैरिटी है इनके लुक में, ठीक है, सिमिलरली है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट है एक्स क्रोमोसोम का लंबा है और वाई क्रोमोसोम का छोटा है या फिर कंडेंस्ड है। सो ये ऊपर वाले पार्ट में इसको क्या कहते हैं हम, नॉन होमोलोगस रीजन। कौन सा रीजन कहेंगे, नॉन होमोलोगस। होमोलोगस यानी सेम सेम वाला, और सेम सेम वाला कौन सा, ये नीचे का। सो ऊपर वाला क्या हो गया, नॉन होमोलोगस हो गया। अभी देखिए नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड। क्या कहेंगे हम उन्हें, सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड जीन कहने वाले हम, कहाँ, ये ऊपर वाले पार्ट में जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें। अभी देखिए द ट्रेट दैट आर डिटरमाइंड बाय द सेक्स लिंक्ड जीन आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अभी जो ट्रेट डिटरमाइन होते हैं इन सेक्स लिंक जीन्स के साथ उन्हें हम कहेंगे, यस, सेक्स लिंक ट्रेट्स। ठीक है, जो ट्रेट्स सेक्स लिंक जीन के साथ ही डिटरमाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, वी कैन कॉल इट एज सेक्स लिंक ट्रेट। ठीक है, अब देखिए जो जीन, अभी सेक्स लिंक जीन जो कुछ भी ट्रेट को आगे लेके जाता है, सो दैट्स वाई उन्हें क्या कहते हैं, सेक्स लिंक ट्रेट। ठीक है, जो जीन्स के कारण वो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, अभी वो सेक्स क्रोमोसोम या फिर सेक्स जीन के कारण जब एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, दैट्स वाई उस ट्रेट को हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक जीन, बिकॉज वो उन्हीं जीन से रिलेटेड होते हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट है। अभी देखिए आगे, द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। और इनके इनहेरिटेंस को ही क्या कहेंगे हम, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। देख लीजिए क्या करना, क्या कह रहा है इसके अंदर, कि कुछ ट्रेट हमारे ऐसे होते हैं जो ट्रेट सेक्स जीन के कारण हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, जो रिलेटेड होते हैं हमारे सेक्स जीन्स के साथ, इसलिए उन्हें कहेंगे सेक्स लिंक जीन। और उनके जो इनहेरिटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस इनहेरिटेंस को हमें क्या कहना है, वी कैन कॉल इट एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, उनकी जो इनहेरिटेंस हम में आ रही है उन्हें क्या कहेंगे हम, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सो काफ़ी इजी कंसेप्ट है। सेक्स लिंक जीन ही या फिर सेक्स जीन ही इसे कैरी कर रहे हैं, दैट्स वाई उस ट्रेट को भी सेक्स लिंक ट्रेट कहेंगे और इस इनहेरिटेंस को कहेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको पता होगा कि सेक्स लिंक जीन्स में हमारे पास दो जीन्स है, मतलब हमारे पास दो जीन्स होते हैं ह्यूमंस में, एक्स एंड वाई। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्स एंड वाई यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जीन्स भी हैं। ठीक है, सो अभी वो जीन्स है और वो क्या ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनका क्या इफेक्ट होता है, इसे हम देखेंगे।